नमस्कार। आज हम आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, लेखांकन अवधारणाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेखांकन अवधारणा से तात्पर्य सामान्य बोलचाल की भाषा में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे सिद्धांत जो बिना किसी प्रमाण के स्वीकार कर लिए जाते हैं अवधारणाएं कहलाती हैं। यानी कि ऐसे नियम जो हर व्यापारी द्वारा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, बिना किसी हिचकिचाहट के अपने लेखांकन के बारे में स्वीकार कर लिए जाते हैं। यानी कि उन्हीं के अनुसार अपनी लेखा पुस्तकें रखी जाती हैं, अवधारणाएं कहलाती हैं। ये अवधारणाएं जो मुख्य रूप से हैं वो निम्न प्रकार हैं। एंटिटी कंसेप्ट्स, यह कंसेप्ट्स आपको यह बताता है कि व्यापार और स्वामी दोनों अलग अलग हैं, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। बुक्स जो रखी जाती हैं वो व्यापार की रखी जाती हैं, न कि व्यापारी की। ये एंटिटी कंसेप्ट्स जो है, चाहे छोटा व्यापारी है, चाहे बहुत बड़ा व्यापारी है, चाहे इंटरनेशनल कंपनी है, सभी में बुक्स जो रखी जाती हैं वो संस्था की रखी जाती हैं, न कि उसके स्वामियों की। दूसरा कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। यानी कि व्यवसाय में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाएगा जो मुद्रा में मापे जा सकते हैं। यदि कोई ट्रांजैक्शन इस तरह का है जिसमें मुद्रा मूल्य नहीं दे रखा है तो उसका लेखांकन पुस्तकों में नहीं किया जाएगा। तो मनी मेजरमेंट के अंतर्गत जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो मुद्रा में अंकित होंगे। जैसे अपन ये मान लें, माल खरीदा, आप ट्रांजैक्शन तो कर देंगे कि परचेज अकाउंट यार टू, नकद खरीदा तो कैश लिखेंगे, लेकिन कितने का खरीदा है जब तक अमाउंट नहीं होगा आप इस ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तीसरा है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इस अवधारणा के अंतर्गत जो भी व्यापार है वो इस मान्यता के आधार पर चालू किया जाता है कि ये व्यापार दिनों दिन रात दिन चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। जो पौधा लगाया गया है वो दिन दूना रात चौगुना आपका बढ़ता रहेगा। इसी अवधारणा के आधार पर व्यापार चालू किया जाता है। कोई भी व्यापारी ऐसा नहीं है कि आज अपन व्यापार चालू करें और 4 दिन बाद बंद कर दें, ये सोचकर वो व्यापार चालू नहीं करता है। वो उसकी परवरिश करता रहता है और सोचता है मेरा व्यापार दिनों दिन चौमुखी विकास करता रहे। चौथी कंसेप्ट है आपकी कॉस्ट कंसेप्ट। इस अवधारणा के आधार पर जो भी संपत्ति खरीदी जाती है व्यापार में, वह जिस मूल्य पर खरीदी गई है उस मूल्य पर इसका पुस्तकों में लेखा किया जाता है। यदि किसी संपत्ति का मूल्य किसी कारण से घट जाता है तो घटा हुआ मूल्य नहीं दिखाया जाएगा। यानी कि जो संपत्ति है जिस मूल्य पर खरीदी गई है, आप उसमें से मूल्य ह्रास यानी संपत्ति के प्रयोग के कारण उसके मूल्य में जो कमी हुई है उसको हम मूल्य ह्रास कहते हैं। उस मूल्य ह्रास को घटाकर और संपत्ति को दिखाया जाएगा। अगला है आपके पास डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, दोहरा लेखा पद्धति।
यह अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेखांकन के दृष्टिकोण से इस अवधारणा के आधार पर जो भी ट्रांजैक्शन आपके होंगे वो दो पक्ष प्रभावित होंगे। इसलिए हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है। लेकिन डेबिट साइड में जो पक्ष है और क्रेडिट साइड का जो पक्ष है, जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो बराबर राशि से होगा। चाहे डेबिट साइड में 2-3 मदें हों, क्रेडिट साइड में चाहे एक ही हो, जैसे सैलरी पेड 1000, रेंट पेड 2000, चैरिटी आपके पास 500, तो आपके पास कैश में हुआ कैश आपका सारा मिलाकर हो जाएगा 3500 रुपये। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कितनी मदें आपने डेबिट की हैं कितनी क्रेडिट की हैं, लेकिन एक ट्रांजैक्शन जो होगा जितनी राशि से आप डेबिट करेंगे उतनी से ही आपको क्रेडिट करना है। और इस डुअल एस्पेक्ट्स के आधार पर जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, जब डेबिट साइड में उतनी राशि है क्रेडिट में ही उतनी है, जनरल में आपने ये एंट्री की, उसके बाद लेजर पोस्टिंग की, डेबिट का डेबिट में लिखा, क्रेडिट का क्रेडिट में लिखा, फिर आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, डेबिट बैलेंस डेबिट में लिखा, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में लिखा, ट्रायल बैलेंस का आपका टोटल बराबर आ गया। और ट्रायल बैलेंस के आधार पर ही फाइनल अकाउंट्स यानी अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। डेबिट ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट शेष है वो अंतिम खातों में डेबिट साइड में शो किया जाएगा और क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हो, चाहे वो लायबिलिटी साइड में हो। तो आपने डेबिट का डेबिट क्रेडिट का क्रेडिट किया है, इस आधार पर आपके पास यानी ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आएगा आपकी बैलेंस शीट में, और इस तरह से आपका बैलेंस शीट का टोटल भी आपका बराबर होता है इसी कंसेप्ट के आधार पर। यदि ये कंसेप्ट नहीं हो तो आपका बैलेंस शीट का टोटल बराबर नहीं बैठेगा। तो यही एक कंसेप्ट है जो अपन ये कहते हैं कि बैलेंस शीट का टोटल बराबर क्यों आता है, इसी कारण से आता है कि डुअल एस्पेक्ट्स कंसेप्ट्स के आधार पर। अगली कंसेप्ट, इस कंसेप्ट्स के आधार पर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी कि एक्चुअली में वो आपने खर्चा किया या नहीं किया, इनकम हुई या नहीं हुई, एक्रूड हो गई, लेकिन जिस फाइनेंशियल ईयर में हुई है, जिस अकाउंटिंग ईयर में हुई है, उसी अकाउंटिंग ईयर में इसको दिखाया जाएगा। और इसके आधार पर अपन जैसे देखें कि रेंट पेड 1000, 10 महीने का, 2 महीने का आपका बकाया है, तो इस साल का जब अपन 200 रुपये का जो आउटस्टैंडिंग रह गया है उसके बारे में भी आपको एंट्री की जाएगी, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स में अपन को जो शो करना है इस साल का जो रेंट है वो 1000 तो चुकाया है, 200 आपका आउटस्टैंडिंग है, 1200 रुपये होगा। लेकिन 200 रुपये जो आपने अभी नहीं चुकाए हैं आपकी लायबिलिटी है, इसलिए लायबिलिटी साइड में आप शो करेंगे। तो जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं वो आपके डबल प्रभावित होते हैं। जहां आप डेबिट लिखेंगे तो या तो डेबिट में से वो राशि कम करें उतनी, या क्रेडिट में शो करें। तो ये आपके पास एक्रूरल कंसेप्ट्स के आधार पर ही आपके पास सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। यानी कि जो अगर आपके पास कुछ इनकम है एक्रूड हो गई लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई है, उसका भी समायोजन किया जाएगा। खर्चा कोई ऐसा है जो आपने अभी पेड नहीं किया है लेकिन हो गया है, इस अकाउंटिंग ईयर से संबंधित है, वो भी आपको शो करना है। इसी तरह से आपके पास कोई ऐसी इनकम है जो अब अभी आपने अर्न नहीं की है लेकिन आपको रिसीव हो गई है, उसका भी आपको समायोजन करना पड़ेगा। इसी तरह से आपके पास खर्चे आपने इन एडवांस में पे कर दिए हैं, प्रीपेड हैं, उसका भी आपको समायोजन करना पड़ेगा। ये एक्रूरल कंसेप्ट्स आपके पास है, इसके आधार पर ही आपको ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। एक कंसेप्ट है आपकी रियलाइजेशन कंसेप्ट्स। इसके आधार पर यह है कि बहुत बार आपके पास आदेश मिलता है कि माल भेजने का, तो आदेश से मतलब नहीं है
जब तक वो ट्रांजैक्शन एक्चुअली में रियलाइज होता है। जब वो ट्रांजैक्शन मूर्त रूप में आता है तभी आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। यदि आपको ये कहा जाता है कि हमें 1 लाख रुपए का माल भेज दीजिए के संबंध में आपको कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करना है। जब आप माल भेज देंगे तभी आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। इसको ही आपके सारे के सारे व्यापारी यूज़ करते हैं। अगला है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट्स, यानी जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है बिजनेस में वो किस तिथि से हो रहा है। एक अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि जो भी अपन फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे अकाउंटिंग पीरियड होगा। ये 12 महीने की अवधि है जिसके लिए हिसाब किताब की पुस्तकें रखी जाती हैं। यही आपका अकाउंटिंग ईयर है। ये चाहे हो सकता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर का हो, जिसके लिए व्यापारी बुक्स मेंटेन कर रहा है वो अकाउंटिंग ईयर होगा। यदि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का है इसको अपन फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। लेकिन यदि इसके लिए आप व्यापारी पुस्तकें रख रहा है तो वो आपके पास यही अकाउंटिंग ईयर हो जाएगा। मान लो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक वो पुस्तकें रख रहा है तो ये भी आपके पास अकाउंटिंग ईयर हो जाएगा। यानी कि 12 महीने की अवधि है जिसके लिए व्यापारी अपनी हिसाब किताब की पुस्तकें रखता है और जिसके आधार पर वो अपना फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। उस अवधि का अंतिम जो लेखा जोखा है कि जो भी ट्रांजैक्शन उन्होंने किए, जो भी व्यापार किया, उनको इसके फलस्वरूप क्या रिजल्ट रहा, क्या प्रॉफिट रहा, क्या लॉस रहा, वो आपके फाइनल अकाउंट्स में निकल के आएगा। फिर है आपके पास मैचिंग कंसेप्ट्स। इसके आधार पर आपको, इस सिद्धांत के आधार पर खर्चे जिस लेखा वर्ष से संबंधित हैं उसी लेखा वर्ष में वो मैच होने चाहिए। यानी उसी लेखा वर्ष में आपको उनको शो करना है। जैसे आपका एक्यूरल कंसेप्ट्स में था कि जो खर्चा आपका जिस अवधि से संबंधित है, चाहे आपने एक्चुअली में खर्च किया है, इनकम आपने एक्चुअली में प्राप्त हुई है नहीं हुई है, लेकिन अर्न आपने कर ली है, तो आपको मैच करना उसी अकाउंटिंग ईयर में आपको उनको दिखाना है। बहुत सारे आपके खर्चे एक साथ हो जाते हैं शुरू में। जैसे आपके डेफर्ड एक्सपेंडिचर्स हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, जिस लेखा वर्ष में हुए हैं उसी लेखा वर्ष में उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो किया जाता है। लेकिन इन सारे खर्चों को एक साथ अगर उस वर्ष के लाभानी खाते में दिखा दिया जाए तो व्यापार लाभ की बजाय हानि दर्शाएगा। और इस हानि को दर्शाने से ये है कि जो अगर आपकी बिजनेस में किसी ने इन्वेस्ट कर रखा है पैसा, तो वो ये सोचेगा कि अभी इसमें लॉस है। और लॉस कहीं नहीं है कि आपने शुरू में जो खर्चे किए थे वो खर्चे आपने एक साथ किए थे, उनका लाभ आपको आगे के वर्षों में मिलेगा। लेकिन सारा की सारा खर्चा मिस मैनेजमेंट, मिस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के आधार पर आपने उसी साल में कर दिया है और शो कर दिया है, तो वो आपका जो रिज़ल्ट है उसका फ्यूचर इफेक्ट ये पड़ेगा कि आपके यहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं और आपके एनुअल रिपोर्ट्स को देखने के आधार पर वो ये डिसीज़न ले सकते हैं कि हमें अब इस कंपनी में पैसा नहीं लगाना है। और वो जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, चाहे शेयर्स में किया है, तो वो उसको बेचेंगे मार्केट में। जब बेचेंगे तो दूसरे वाला जो खरीदने वाला है वो भी इसी बात को सोचेगा कि आपको क्या रिटर्न मिला है इसमें। तो बेचने वाला ये कहेगा हमें कोई रिटर्न नहीं मिला है क्योंकि लॉस दिखा रही है कंपनी, तो वो भी उनको नहीं खरीदेगा। इस तरह से बाज़ार में उस कंपनी के अंशों का मूल्य कम हो जाएगा और कम हो जाने पर उसकी गुडविल भी कंपनी की ख़त्म हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उसमें बिजनेस को आगे रन करने में दिक्कत आएगी। अगला कंसेप्ट है बैलेंस शीट इक्वेशन कंसेप्ट। ये आपके पास है बैलेंस शीट इक्वेशन, वही डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है। यानी कि जितना आपके पास डेबिट में शो किया है उतना ही आपको इसमें क्रेडिट में शो करना है। इसी तरह से आपके पास
और भी हैं। ये आपके आय तथा व्ययों के मेल की अवधारणा है, ये भी उसी तरह से है। और कुछ आपके पास इसमें कन्वेंशंस हैं। कन्वेंशन से तात्पर्य ये है कि ऊपर वाले तो ऐसे सिद्धांत थे जिनको हर किसी व्यापारी ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया था, अपने व्यापार में लागू कर लिया था। लेकिन ये परंपराएं हैं, रूढ़िवाद, ये परंपराएं हैं और धीरे धीरे ये आपके पास प्रचलन में आ गई हैं। लेकिन कोई भी व्यापारी इनके लिए मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो चाहे तो इनको मान भी सकता है और चाहे तो वो इनको न माने। तो वो आपकी कन्वेंशंस हैं, एज्यूम्शंस हैं, मान्यताएं हैं। ये आपके पास हैं रूढ़िवादी अवधारणा है, और डिस्क्लोजर की अवधारणा है, महत्ता की अवधारणा है, संगति की अवधारणा है, और कानून के पालन की अवधारणा है। इनके बारे में अपन नेक्स्ट जो आपके पास है टॉपिक या चैप्टर या नेक्स्ट आपके पास क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।